हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने कारक के परिभाषा और कारक के प्रकारों को जाना था। आज हम जानेंगे कारक के जो भी 8 प्रकार हैं उसे एक एक करके समझेंगे। तो कारक का पहला प्रकार है कर्ता कारक। तो आइए जान लेते हैं कर्ता कारक क्या होता है और किसे कहते हैं। कारक का अर्थ हम आपको समझा चुके हैं लास्ट क्लास में। यदि आपने उसकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख लें। प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण के सभी वीडियो शुरुआत से कराए जा रहे हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी व्याकरण समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और कारक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम में से सवाल आते हैं। तो आप इसे वीडियो को रेगुलर तरीके से देखें और शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं कर्ता कारक। कारक का अर्थ बता चुके हैं। कारक का अर्थ होता है सिंपल सी भाषा में करने वाला। और कारक का परिभाषा होता है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में उसका संबंध दूसरे शब्दों के साथ बताया जाए उसे क्या कहते हैं, कारक। कर्ता कारक क्या है? कर्ता अर्थात करने वाला, क्या तो काम। वाक्य में जो भी काम होता है उस काम को जिसके द्वारा किया जा रहा है वो कहलाता है कर्ता कारक। जैसे कि आप एग्जाम्पल में मैं आपको बता रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, काम हो रहा है पढ़ाने का, पर पढ़ा कौन रही है? मैं। तो मैं जो होगा वो कर्ता कारक। आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का काम आप कर रहे हैं, पर कौन? आप। तो आप क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। वाक्य में जो भी क्रिया होती है उस क्रिया को जो भी कर रहा होता है वो कहलाता है कर्ता कारक। अर्थात काम को करने वाला ही कर्ता कारक कहलाता है। जैसा कि आप परिभाषा में देख सकते हैं, वाक्य में जिस शब्द से काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसे कुछ उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, उसने किताब पढ़ा, पढ़ने का काम हो रहा है, कौन पढ़ रहा है? उसने। तो उसने क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। राम ने मेरी सहायता की, सहायता करने का काम हो रहा है ना। अभी सहायता कौन कर रहा है? राम ने, है ना। तो राम ने भी क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। वह पढ़ता है, पढ़ने का काम कर रहा है, पर कौन? वह। तो वह क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। तुम दिल्ली जाओगे, जाने का काम हो रहा है, पर कौन जाएगा? तुम। तो तुम भी हो जाएगा कर्ता कारक। तो आपने जितने भी उदाहरण यहाँ पे देखे हैं उसमें क्या देखा आपने? यही ना कि काम जो हो रहा है उस काम को जो भी कर रहा है वो काम करने वाला ही क्या कहला रहा है? कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति, चूँकि आपको बताया गया था लास्ट क्लास में कि जो भी कारक होती हैं उन सब का अपना एक विशेष चिन्ह होता है जिसके द्वारा उन कारक का हम निर्धारण करते हैं। तो कर्ता कारक की भी विभक्ति होती है ने और शून्य। ने का मतलब ये कि कभी कभी संज्ञा सर्वनाम के साथ ने जुटा हुआ रहेगा और कभी कभी संज्ञा सर्वनाम के साथ ने लगा हुआ नहीं रहेगा। दैट मीन्स कुछ भी लगा हुआ नहीं रहेगा। तो वहाँ पे हम कहते हैं कि कर्ता कारक की विभक्ति कुछ भी नहीं है, तो क्या है? शून्य है। वही बात है। तो कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने और शून्य। कभी कभी सवाल यहाँ से भी पूछ देता है कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने भी होती है और शून्य भी होती है। मतलब ने लगा हुआ भी रहता है और नहीं भी लगा हुआ रहता है। तो ये जानना जरूरी है कि ने कब लगा रहता है। भूतकाल आप जानते हैं, जो समय बीत चुका है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। क्रिया आपको पता है, काम होना ही क्रिया है। और सकर्मक क्रिया पता है कि जिस क्रिया के साथ कर्म लगा रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो भूतकाल के वैसे वाक्य जिसमें क्रिया कैसी हो? सकर्मक हो, तो उस समय जो कर्ता कारक होगा उसके साथ ने चिन्ह का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं, उसने किताब पढ़ा। पहले वाले एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ। पढ़ा, तो ये या, ये ई, था, थे, थी जो चिन्ह लगा रहता है उससे पता चलता है कि काम जो है वो भूतकाल का है। और साथ ही ये समय बता रहा है कि समय पढ़ा तो, पर पढ़ने का समय बीत चुका है, तो जो भी काम बीते हुए समय में होगा सब क्या होगा? भूतकाल में आएगा। तो पढ़ने का काम तो किया है मगर बीते हुए समय में। अब देख लेते हैं क्रिया सकर्मक है क्या कर्मक? पढ़ा पर क्या? किताब। यानी क्रिया जो है वो सकर्मक है। तो वाक्य में जो कर्ता है उसके साथ ने चिन्ह लगा हुआ है ना। उसने सर्वनाम है, उसने के इसके साथ ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो वही बात कह रहा है कि क्रिया वाक्य भूतकाल का होना चाहिए, क्रिया सकर्मक होनी चाहिए, तब जो कर्ता होगा उसके साथ ने चिन्ह का प्रयोग अवश्य होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, राम ने मेरी सहायता की। तो करने का काम किया बीते हुए समय में,
सहायता हो रही है और सहायता किसकी कर रहा है? मेरी। यानी जो सहायता करना काम है उसके साथ कर्म लगा हुआ है मेरी, तो क्रिया भी सकर्मक है, वाक्य भी भूतकाल का है, तो यहाँ पे जो कर्ता होगा उसके साथ ने चिन्ह का प्रयोग होगा। तो ने सहायता कौन कर रहा है? राम, और राम के साथ क्या लगा हुआ है? ने। तो आपने देखा ना, भूतकाल के वाक्य, भूतकाल के वाक्य हो, क्रिया सकर्मक हो तो कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है, और वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल के अकर्मक क्रियाओं के साथ कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो वही मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट जो लाइन है हमारा, वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल के अकर्मक क्रियाओं के साथ कर्ता कारक की विभक्ति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, यानी ने का प्रयोग वहाँ पे नहीं होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह पढ़ता है, तो ये वर्तमान काल का वाक्य है, तो इसके साथ देखिए वह के साथ लगा हुआ है क्या? ने? नहीं ना, हाँ, सूट ही नहीं करेगा, अर्थ ही नहीं निकलेगा। वह ने पढ़ता है, ऐसा सूट करेगा क्या? वह ने पढ़ता है, अच्छा लग रहा है सुनने में? नहीं, अर्थ भी सही निकलता नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो वर्तमान काल के वाक्य होते हैं या भविष्यत काल के वाक्य होते हैं, वो अगर उसके साथ हम कर्ता के साथ ने जोड़ देंगे ना, तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा और उसका सही सही अर्थ भी नहीं निकलेगा। इसलिए उसके साथ ने का प्रयोग नहीं करते हैं। तुम दिल्ली जाओगे, भविष्यत काल का वाक्य है, अगर हम यहाँ पे बोल दें तुमने दिल्ली जाओगे, तो सूटेबल नहीं है ना, सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। तो भविष्य काल का वाक्य है, इसलिए कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ वह और तुम जो कर्ता कारक है, इसके साथ विभक्ति क्या है? शून्य है, ने नहीं है। तो ये बात हो गई कर्ता कारक की। आप बहुत ही आसानी तरीके से पहचान सकते हैं, कर्ता कारक वाक्य में काम करने वाला ही कर्ता कारक कहलाता है, और कर्ता कारक की विभक्ति ने भी होती है और शून्य भी होती है। कब ने होगी और कब शून्य होगी ये आपको समझा दिया गया है। आप इसे पढ़ें गौर से, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये कर्ता कारक की बात हो गई। अब जो बात कर लेते हैं हम कारक के दूसरे प्रकार की, जिसका नाम है कर्म कारक। कारक का दूसरा प्रकार जिसका नाम है कर्म कारक। तो आइए जान लेते हैं कर्म कारक क्या है। कर्म, सबसे पहले जानते हैं कर्म। कर्म क्या होता है? क्रिया जो हम कर रहे हैं, उस क्रिया का परिणाम या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसी को हम कहते हैं कर्म। अर्थात इसे एक लाइन में परिभाषित कर सकते हैं, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, पढ़ाती तो हूँ मैं, पर क्या? हिंदी। पढ़ाने का फल किस पर है? हिंदी पे। तो पढ़ाने का फल हिंदी पे पड़ रहा है, इसलिए हिंदी क्या हो जाएगा? कर्म। और इस समय हिंदी कर्म नहीं, कर्म कारक इसको कहेंगे, क्योंकि पढ़ाने के साथ इसका संबंध बताया जा रहा है। तो इसे परिभाषित कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जो काम होगा उस काम का फल जिस शब्द पर पड़ रहा होगा वो कहलाएगा कर्म कारक। जैसा कि आप देख सकते हैं उदाहरण के द्वारा, रवि को बुलाओ। बुलाओ तो, मगर किसको? रवि को। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये करता है, नहीं, बुलाने का काम हो रहा है, पर बुलाने का फल किस पे पड़ रहा है? रवि पे। बुलाएगा जो है नहीं, हम जैसे कि बोल रहे हैं रवि को बुलाओ, तो अगर हम बोल दें तुम रवि को बुलाओ, तो तुम बोल दिए तो कन्फर्म हो गया कि अच्छा तुमको कहा जा रहा है। लेकिन रवि को बुलाओ तो हमने किसी को कहा है कि बुलाओ, है ना, और किसको बुलाओ? तो रवि को। काम कर रहे हैं बुलाने का, अब बुला रहे हैं रवि को, तो काम का फल रवि पड़ रहा है, कर्ता यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो रवि को जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कर्म कारक, क्योंकि क्रिया का फल रवि पे पड़ रहा है। मोहन को भगाओ। भगाने का काम तो करना है, मगर किसको भगाना है? मोहन को। लेकिन भगाने वाला वाक्य में नहीं है, अर्थात कर्ता यहाँ पे नहीं है। ये मोहन को क्या हो जाएगा? कर्म कारक, क्योंकि क्रिया का फल इस पे पड़ रहा है। वह किताब पढ़ता है। पढ़ता तो है, मगर क्या? किताब। काम हो रहा है पढ़ने का, पढ़ क्या रहा है? किताब। तो क्रिया का फल किससे पड़ रहा है? किताब पे। तो किताब क्या हो जाएगा? कर्म कारक। सीता गीत गाती है। गाने का काम तो करती है, पर क्या? गीत। तो गीत हो जाएगा कर्म कारक। तो इस तरह से आपने देखा कि कहीं पे कर्म कारक के साथ को लगा हुआ है, तो कहीं पे कर्म कारक के साथ को लगा हुआ नहीं है। इसलिए कर्म कारक की विभक्ति भी दो होती है। कर्म कारक की विभक्ति को और शून्य दोनों होती है। तो इसलिए यहाँ पे आप पॉइंट देख लीजिए, कर्म कारक की विभक्ति को और क्या होती है? शून्य। तो अब यहाँ भी सवाल है कि कब को लगेगा और कब को का प्रयोग नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है जब वाक्य में क्रिया के रूप में, क्रिया आप जान रहे हैं काम होना ही क्रिया है और अधिकांश क्रिया के अंत में ना लगा रहता है।
तो जब वाक्य में क्रिया के रूप में पुकारना हो, मतलब पुकारने का काम हो रहा हो, बुलाने का काम हो रहा हो, भगाने का, सुलाने का, कोसने का, जमाने का, मतलब कि वाक्य में क्रिया के रूप में मौजूद हो पुकारना, बुलाना, भगाना, सुलाना, कोसना और जमाना, इनमें से कोई भी क्रिया यदि वाक्य में हो रही हो तो जो कर्म कारक होगा उसके साथ को का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं रवि को बुलाओ, तो बुलाना क्रिया हो रहा है ना, अब क्या है कर्म रवि, और रवि के साथ क्या लगा हुआ है को। तो जब क्रिया के रूप में बुलाना हो, सुलाना हो, भगाना हो, है ना, कोसना हो, तो यहाँ पे बुलाना हो गया। अब यहाँ देखिए मोहन को भगाओ, भगाने का काम हो रहा है ना, क्रिया के रूप में भगाना मौजूद है, तो मोहन चूंकि यहाँ पे कर्म है और मोहन के साथ क्या लगा हुआ है को। तो जब भी वाक्य में क्रिया के रूप में पुकारना, बुलाना, भगाना, सुलाना, कोसना, जमाना ऐसी चीज़ें क्रिया के रूप में जब आएगी तो जो कर्म कारक होगा उसके साथ को चिन्ह का प्रयोग अवश्य होगा। और जब वाक्य में इस तरह की क्रियाएं नहीं होगी, बुलाने, पुकारने, भगाने, सुलाने, कोसने इत्यादि इन सभी इस तरह की क्रियाएं वाक्य में नहीं हो रही होंगी, तब वहाँ पे कर्म के साथ को चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि वहाँ पे को का जो कर्म कारक की जो विभक्ति होगी वो शून्य होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं सीता गीत गाती है, तो थोड़ी ना यहाँ पे क्रिया जो हो रही है वो गाने की हो रही है, किसी को भगाने, बुलाने, पुकारने, सुलाने की बात नहीं हो रही है, क्रिया हो रही है गाने की, और क्या गा रहा है गीत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात यहाँ पे कर्म कारक की विभक्ति क्या है, शून्य है। उसी तरह से वह किताब पढ़ता है, काम हो रहा है पढ़ने का, बुलाने, भगाने, सुलाने ये सब का काम नहीं हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ क्या रहा है किताब। तो कर्म के साथ यहाँ विभक्ति को का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा इस समय विभक्ति शून्य। तो ये बातें थी, जैसा कि आप देख सकते हैं और भी उसके एग्जाम्पल थे, बच्चे को सुलाओ, सुलाने का काम हो रहा है तब को लगा हुआ है कर्म के साथ। मोहन को भगाओ, भगाने का काम हो रहा है तो मोहन के साथ को चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सीता को बोलो, तब बोलाने का काम हो रहा है तब सीता के साथ को लगा हुआ है। यानी कि जब क्रिया के रूप में बुलाने, सुलाने, भगाने, कोसने इन सभी क्रियाएं वाक्य में मौजूद होगी तो जो कर्म कारक होगा उसके साथ को लगा रहेगा, और अगर ये ऐसी क्रियाएं नहीं हो रही होंगी तो कर्म कारक के साथ को चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कर्ता कारक और कर्म कारक, इनकी विभक्ति को, इनके उदाहरण को। इसके उदाहरण से सवाल आ जाते हैं, इनकी विभक्ति से सवाल आ जाते हैं, उदाहरण को पहचानने के लिए दे दिया जाता है कि ये किस कारक का वाक्य है। तो आप इन चीज़ों को बारीकी से पढ़ें, समझते हुए पढ़ें, और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।